So till now we had seen that accounting principles are divided into two parts. One is your accounting concepts and second is your accounting convictions. अब कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स और कन्वेक्शन को मिलाकर ही इन दोनों के अंदर कुछ तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो यहां पे देखिए दिख रहे हैं हमें थ्री बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो माने जाते हैं, जो थ्री मेन बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक माने गए हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो उन तीन को हम पहले समझेंगे, फिर बाकी जो अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई उसके सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझाएंगे हम आपको। तो पहले ध्यान रखिएगा अभी हम क्या समझाने जा रहे हैं आपको, बेसिक थ्री अकाउंटिंग फंडामेंटल एजम्पशंस गिवन बाय ICAI अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो इसमें तीन आते हैं, फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न, सेकंड इज कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक एक को समझते हैं क्या है, इसको डिटेल में हम आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेम में ही समझ में आ रहा है, गोइंग कंसर्न, कंसर्न मींस बिजनेस, बिजनेस चलता ही जा रहा है। तो देखिए यहां पे ऊपर ट्रेन भी बनी हुई है, गोइंग विच कीप्स ऑन गोइंग। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, अकाउंटिंग हैज टू अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फ्यूचर फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम until it is liquidated in the near future। यहां पे बोला गया जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो ये सोच के किया जाएगा कि वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता ही जाएगा, इट्स कीप ऑन मूविंग, गोइंग कंसर्न रहेगा। तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट था, कंटिन्यूइंग एक्टिविटी एंड नॉट लिक्विडेशन। इसमें बोला गया ये कंटिन्यू चलता रहेगा और बीच में इसको बंद नहीं किया जाएगा, लिक्विडेट नहीं किया जाएगा। लिक्विडेट मतलब बिजनेस को बंद कर देना, एसेट लायबिलिटीज को पे ऑफ करके एसेट को बेच देना, ये सारी चीजें लिक्विडेट कहते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम ये चीज माइंड में रखेंगे। फिर आगे दिया है फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इन केस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ बेसिस फॉर डेप्रिसिएशन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एलोकेटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ and it will not be considered as the current year only। ये बहुत अच्छा implication हम आपको समझाने जा रहे हैं गोइंग कंसर्न का। तो गोइंग कंसर्न तो अभी आपको समझ में आ गया क्या है, बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल नॉट गेट लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। इसका एप्लीकेशन कैसे होता है हमारे बिजनेस में वो अब आप ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपने कोई एसेट खरीदी, 10 लाख की मशीन खरीदी है, 10 लाख का मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, उस एक्सपेंडिचर को आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में ना दिखाकर कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न है। एक्सपेंडिचर में दिखा के तुरंत अगर मशीन को खत्म कर देंगे तो मान लेंगे कि उसी समय मशीन पूरी खत्म हो गई, लेकिन मशीन तो सालों तक चलेगी। तो हम क्या करते हैं, मशीन को बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं और उसको ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में जितनी यूज होती जाती है ईयर बाय ईयर मशीन, उसको एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाकर खत्म कर देते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्या है। इस कॉन्सेप्ट को फिर से आप समझिएगा, रीड करिएगा, समझ में आएगा। Thus it is not imply permanent continuation of an enterprise, but it presume that the enterprise will continue in operations long enough to charge against income। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि मशीन तो ये तो है नहीं कि एक ही साल चलेगी खत्म, वो ईयर बाय ईयर चलती जाएगी मशीन और ईयर बाय ईयर बेनिफिट देती जाएगी। जितना जितना बेनिफिट उसका हम उठाते जाएंगे उतना उतना डेप्रिसिएशन के फॉर्म में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगाते जाएंगे। सो दिस इज योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आई थिंक बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज आपको लिखनी है जो मैंने भी डेटा आपको दिखा रखा है, यही आप लिख देंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ द सेकंड वन इज, यहाँ पे सेकंड दिया है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी, जो इंग्लिश वर्ड कंसिस्टेंसी है उसका मतलब होता है कंसिस्टेंट हो, एक बराबर वे में चले। देखते हैं क्या है डेफिनेशन। इन अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स दैट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, these all things follow the same accounting principles, methods, practice and procedure from one accounting period to the next. This allow the readers of financial statement to make meaningful comparison between years। अब देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, डेप्रिसिएशन जो कंपनी चार्ज करती है तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एक मेथड हम फॉलो करेंगे और एक ही मेथड को ईयर ऑन ईयर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई करते जाएंगे। कोई भी पॉलिसी या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं हम, अगर कोई पॉलिसी उठाते हैं या कोई मेथड लेते हैं चार्ज करने का, तो एक ही मेथड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चलेगा।
उसको चेंज नहीं करना है, चेंज कर देंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक स्टेबल रहे, इसलिए आपको बनाना होगा, एक प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, विच इज अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो ईयर ऑन ईयर पे अगर हमको कंपैरिजन करना होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उधर कोई और मेथड चल रहा है प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में कोई और लगा रहे हैं, तो कंपैरिजन वैलिड नहीं होगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कंसिस्टेंसी लाने के लिए। कंसिस्टेंसी डज अलाउ अ कंपनी टू मेक चेंज to a more preferred accounting method. However, the change and its effect must be clearly disclosed for the benefit of the readers of the financial statement. ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अगर कुछ चेंज लेकर आते हैं, लाना चाहते हैं तो नहीं ला सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप चेंज लाते हैं कोई रीजन से, कोई मेथड चेंज कर रहे हो, तो आपको एक डिस्क्लोजर देना होगा, आपको बताना होगा कि आपने ऐसा किया है, चेंज किया है पॉलिसी में, और रीजन देना होगा अपने इन्वेस्टर्स को, सबको बताना होगा। सो दिस इज अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आई थिंक बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। इंप्लीकेशन भी आपको मिल गया है, किस तरह अप्लाई करना है, कोई भी मेथड होगा तो उस पर कैसे अप्लाई किया जाएगा। नाउ द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग revenues when they are earned, revenues when they are earned, not when they are received in cash। ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जब भी आप रेन्यू जो है अर्न कर लेंगे, जैसे सपोज आपने सेल्स की, उसका कैश नहीं मिला, लेकिन आपने सेल्स कर दी है क्रेडिट पे, तो यहां पे देखिए लाइन सुनिए अब क्या दिया हुआ है, विच रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग रेन्यूज व्हेन दे आर अर्नड नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश। जैसे ही आपने सेल्स की तो आप रेन्यू को मान लेंगे अर्न हो गया, भले ही उसका कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, क्योंकि वो उस अकाउंटिंग ईयर में सेल्स हुई है, तो उसी अकाउंटिंग ईयर में उसका प्रॉफिट या रेन्यू उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। ये चीज यहां चलती है। कैश भले ही उसका 1 साल बाद मिले आपको उसका प्रॉफिट जो दिखाना होगा वो उसी साल दिखाना होगा जिस दिन आपने सेल्स की थी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करके अपनी रेन्यू को उसी समय रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम अर्न कर लेते हैं, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव। तो कैश से कोई मतलब नहीं होता, 2 बेसिस होते हैं, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द बेस्ट वन। आगे यहां दिया हुआ है रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड एंड नॉट व्हेन दे आर पेड। इसी तरह एक्सपेंस के लिए बोला, इनकम के लिए आपको समझ में आ गया क्या है। अब इसी तरह एक्सपेंस के लिए बोल रहा है कि एक्सपेंस जब आप करेंगे तभी आपको रिकॉर्ड करना होगा, और यहां दिया नॉट व्हेन दे आर पेड, जब पे करेंगे तब नहीं। उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कैश आपने कब दिया, बस आपको जिस दिन किया है उसी दिन आपको मान लेना होगा, वेदर यू हैव पेड द कैश और नॉट। गैप अलाउज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अक्रूवल बेसिस ओनली एंड नॉट ऑन कैश बेसिस। अभी हम बता रहे हैं 2 तरीके की अकाउंटिंग होती है, अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में जब कैश आता है रिकॉर्ड, कैश जाता है रिकॉर्ड, और कुछ नहीं देखा जाता उसमें। अक्रूवल में देखा जाता है किस दिन हुआ, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। तो जो गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलता है अक्रूवल बेसिस पे बनाइए। तो अक्रूवल इज द बेस्ट वन, वही फॉलो किया जा रहा है सब जगह। तो आगे यहां दिया हुआ है रिकॉर्डेड व्हेन दे आर, दिस इज बिकॉज अंडर अक्रूवल कॉन्सेप्ट रेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट एंड नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। वही लाइन लिख दी गई यहाँ। एप्लीकेशन, अब देखते हैं क्या है। एप्लीकेशन ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स इन accurate reporting of net income, assets, liabilities and retained earnings which improve analysis of the company's financial performance and financial position over different period। तो यहाँ पे बोला गया है accrual concept हम फॉलो करते हैं तो हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो एक्यूरेट पता चलती है। यानी कि कैश नहीं मिला है तो अभी तक नहीं चल रहा है कि वहां पे मिलेगा तब हम माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जिस समय हो गया उसी समय, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, इससे एक्यूरेट चीजें आपको पता चलेंगी अपने बिजनेस की। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट से एक्यूरेसी आती है आपके बिजनेस में, सारी चीजों का अच्छे से लोगों को पता चलता है कि एक्यूरेट चीजें क्या है। दिस इज ऑल अबाउट योर 3 बेसिक फंडामेंटल assumptions given by ICAI according to accounting standard 1।